दिल्ली में अपने पैर जमाने के बाद अरविंद केजरीवाल 4 राज्यों में चुनावी जमीन ढूंढ रहे हैं। अभी हम जुड़ रहे हैं आपके साथ, तदेव भूमि उत्तराखंड में हरिद्वार में है। अरविंद केजरीवाल का स्वागत है आज तक पे, इंडिया टुडे पे। उनके साथ हैं आम आदमी पार्टी के जो सीएम फेस हैं कर्नल कौटियाल। दोनों का आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। अरविंद जी, पहले जो सवाल मैं करूंगी, बात तो उत्तराखंड की करनी चाहिए, आपके यहाँ के कैंपेन की करनी चाहिए, पर कुछ चीजें हैं जो बहुत चर्चा में हैं। अब आप पे बहुत बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। कल प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में साफ साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने, आपकी सरकार जो दिल्ली की है, जो माइग्रेंट्स थे कोविड के टाइम पे, उनको विवश कर दिया कि वो पलायन करें दिल्ली से और कोरोना बाकी राज्यों में फैलाएं। बहुत गंभीर आरोप है। उसके बाद योगी जी ने कुछ ट्वीट किए थे, उसकी बात करेंगे। पहले प्रधानमंत्री जी का जवाब तो जरूर दीजिए। मेरा अपना मानना है कि मैं जिस पद पे हूं, प्रधानमंत्री जी जिस पद पे हैं, योगी जी जिस पद पे हैं, हम लोगों को आपस में गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को आपस में तू मैं नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को आपस में आरोप प्रत्यारोप नहीं करने चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो जनता में क्या मैसेज जाता है? जनता ने हम लोगों को इसलिए नहीं चुना कि हम आपस में लड़ें, आपस में गाली गलौज करें। जनता ने हम लोगों को इसलिए चुना है कि हम सारे मिलके लोगों का विकास करें। कल योगी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने मुझ पे कुछ आरोप लगाए थे जो सरासर बेबुनियाद थे। उन्होंने आरोप लगाए, मैंने उसका तुरंत जवाब दे दिया ट्विटर पे ही। मेरे लिए मामला यहीं खत्म हो गया। मेरे को गाली नहीं देनी आती, मेरे को तू मैं नहीं करनी आती। मैं वापस अपने काम पे आ गया। अब इस पे मुझे और कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी। मेरे को राजनीति नहीं करनी आती, ये मेरी कमजोरी है। मेरे को तू मैं नहीं करनी आती। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, बिजली अच्छी करनी आती है, पानी अच्छा करना आता है। मैं वो सब करने को तैयार हूं। अगर इस देश में कहीं स्कूल बनवाने हो, केजरीवाल को बुला लो। कहीं अस्पताल बनवाने हो, केजरीवाल को बुला लो। बिजली ठीक करनी हो, केजरीवाल को बुला लो। राजनीति उनको मुबारक। अरविंद जी, तालियां तो बज रही हैं, पर 2 सवाल तो जरूर करूंगी क्योंकि ये आरोप हैं। और जो दिल्ली के लोग हैं जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनके सीएम हैं, उनको, क्योंकि जो विजुअल्स थे उस टाइम पर लोग भूले नहीं हैं, जो इतनी लंबी लंबी कतारें थी आनंद विहार टर्मिनल पर, लोग जा रहे थे, पैदल पैदल लोग निकल रहे थे। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, दिल्ली ने देखा है। तो उस हिसाब से जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी की गाड़ियां लाउड स्पीकर बांधकर माइग्रेंट कॉलोनीज में जा रही थी और उनको बोल रही थी कि यहां से निकलिए, पता नहीं क्या ऐसी बीमारी आने वाली है, ये हुआ था? नहीं, बिल्कुल गलत है, झूठ बोल रहे थे वो। मैंने ट्वीट में यही लिखा है कि संसद में प्रधानमंत्री जी ने सरासर झूठ बोला है, ये शोभा नहीं देता। उसके बाद आपने जिक्र किया योगी आदित्यनाथ जी का। एक बात आपने अभी उठाई है जो सबको थोड़ी अलग लगी, क्योंकि जो भाषा का इस्तेमाल हुआ, उन्होंने जैसी भाषा इस्तेमाल की, भाई देखो इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। तो ये आपका क्या कहते हैं ना, एकदम से गुस्सा आता है और आपने ट्वीट किया, तो जब सुनो केजरीवाल हुआ तो आपने सुनो योगी किया। बस जो मेरे को कहना था मैंने ट्विटर में कह दिया। अब मेरे लिए इतना ही था, बस इतना, ये खत्म। अब आप काम पे आते हैं, काम करते हैं। चलिए, इसमें एक और चीज हुई है अरविंद जी के, कांग्रेस कूद पड़ी है। वो कह रही है कि ये जो आम आदमी पार्टी है, जो बीजेपी है, ये नूरा कुश्ती है, फिक्स्ड मैच है, दोनों एक टीम है और आप उनकी टीम भी है। मैं बाहर हो जा रहा हूं, कांग्रेस लड़ ले, उनको तो लड़ाई में ही मजा आता है, मेरे को लड़ाई में मजा नहीं आता, मेरे को नहीं लड़ना। और वो तो कह रहे हैं नूरा कुश्ती है, फिक्स्ड मैच है, वो कर लें। बहुत सारा आप पे आरोप लगे हैं कांग्रेस पार्टी से ही, हिंदुत्व के बारे में। हम हरिद्वार में हैं और बीजेपी को लेके ही आरोप लगे हैं कि मान लीजिए अगर आप दोनों ही एक ही साइड के कॉइन हो, जो कहते हैं अग्रेसिव हिंदुत्व, आप थोड़े लाइट हैं, वो स्ट्रांग है। हिंदुत्व क्या है? मेरा अपना मानना है, हम सब हिंदू हैं और हमारे सबसे बड़े भगवान हम श्री रामचंद्र जी को मानते हैं। रामायण में उनकी पूरी कहानी लिखी हुई है। मेरा अपना मानना है कि हिंदुत्व वो है जो रामायण के अंदर रामचंद्र जी की वाणी है,
उनका आचरण है, उनका संदेश है। हिंदुत्व बस ये है और इसके बाहर कोई हिंदुत्व नहीं है। अब रामायण के अंदर हम देखते हैं कि भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए। ऐसे अगर हमारे भगवान हैं और ये लोग दलितों के लिंचिंग कराते हैं तो ये हिंदुत्व थोड़ी है। हिंदुत्व वो है जो भगवान राम ने सिखाया था, जो शबरी के झूठे बेर खा रहे थे। भगवान राम ने 2 मिनट के अंदर अपना राजपाट त्याग दिया। अगले दिन सवेरे सवेरे भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है। भगवान राम अयोध्या के राजा बनने वाले हैं। अयोध्या की राजा खूब प्यार करती है रामचंद्र जी से और चाहती है कि वो राजा बने। रामचंद्र जी चाहते तो कहते कि मैं कोई वनवास नहीं जाता और सारी जनता रामचंद्र जी के साथ होती, अगले दिन राज्याभिषेक हो जाता, राजा बन जाते। फिर रामचंद्र जी राजा तो बन जाते, भगवान राम नहीं बनते अगर उस दिन वो अयोध्या के कबूल कर लेते। उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए और वो 14 साल के वनवास के लिए चले गए। ऐसे भगवान राम के हम लोग अनुयायी हैं जिन्होंने सत्ता 2 मिनट में छोड़ दी और ये लोग सत्ता के लिए नफरत फैलाते हैं लोगों के बीच में। वो हिंदुत्व नहीं है। अरविंद, मैं कर्नल कौटियाल हैं आपके साथ, उनको जरूर लाऊंगी, पर एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगी क्योंकि जो सब कुछ हुआ है अभी पिछले कुछ ही घंटे में, आप कह सकते हैं कि आपने जो कोविड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी दिल्ली में, आपने वो सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके मत्थे नहीं रख दी है कि सारी दिल्ली के अंदर सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने बार बार, कोविड इतनी बड़ी महामारी थी और इतनी बड़ी महामारी के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब आपको याद होगा पिछले साल मैं डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को वाकिफ करता था कि आज दिल्ली की क्या स्थिति है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर आज हम कोविड मैनेज कर पा रहे हैं, ये केजरीवाल की वजह से नहीं है, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। हम केंद्र सरकार का भी शुक्रिया अदा करते थे, हम डॉक्टर्स का भी शुक्रिया अदा करते थे, सारी एनजीओज का शुक्रिया अदा करते थे। धार्मिक संस्थान बहुत सारे थे, उन्होंने अपने अपने धर्मशालाएं दी थी। राधा स्वामी सत्संग वालों ने, ब्यास ने अपना पूरा दिया था, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना, अक्षरधाम वालों ने दिया था। सबने मिलके लड़ाई लड़ी तभी तो जीते। हम उस टाइम एक दूसरे को नहीं ये ऐसे कर रहा है जी, वो ऐसे कर रहा है जी, ये तो केजरीवाल ने ऐसे नहीं किया, इससे समाधान नहीं मिलता। मैं तो केंद्र सरकार का बार बार शुक्रिया अदा कर चुका हूं कि उन्होंने भी मदद की, इन्होंने भी मदद की, सबने मदद की, तभी तो हमने कोरोना को जीता। अकेले नहीं जीत सकते थे। अब कोरोना के 2 साल बाद अगर प्रधानमंत्री जी वहां पे लोकसभा में कहें नहीं नहीं केजरीवाल ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, केजरीवाल ने तो धक्के मार के लोग निकाल दिए, ये अच्छी बात नहीं है, सही बात नहीं है। चलिए उत्तराखंड की बात, छोटी बात है ये, जो प्रधानमंत्री ने कहा वो छोटी बात है, झूठ बोला उन्होंने, वो छोटी बात है, गलत बात है। और जो योगी जी ने बोला उसके बाद वो भी नहीं होने चाहिए। उन्होंने तो साफ बोला है, ये तू मैं अच्छी, वो क्या लिखा है उन्होंने, तू तो 4 ट्वीट किए, पता नहीं क्या, रात को 12 बजे ऐसा क्या हो गया था। रात आपने को भी फट से जवाब दिया। जवाब तो देना ही था, मेरे दिल्ली के लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जवाब तो देना ही था, ऐसे कैसे चुप हो जाते। पर अब मेरे को और राजनीति नहीं करनी, बस खत्म हो गया, यहाँ बात खत्म। अब आप काम पे आते हैं। चलिए हम काम पे आते हैं। आपने जितने सीएम फेस अनाउंस किए हैं, आपने पंजाब में लोगों से पूछा, कांग्रेस और उत्तराखंड में लोगों से नहीं पूछा। लोगों की राय नहीं लेंगे उत्तराखंड की कि कर्नल कौटियाल को सीएम फेस बनाना चाहिए। हमारी पार्टी की अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्ट्रेटेजी है। कानून में तो लिखा नहीं भी पूछना है, कहीं पूछा कहीं नहीं पूछा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि उत्तराखंड की जनता से पूछा जाए, यहाँ जरूरी नहीं समझा पार्टी ने। तो क्या देखकर आपने कर्नल कौटियाल को अपना सीएम फेस बनाया? यहाँ कट्टर ईमानदार आदमी है, ये हमारी सबसे पहली शर्त होती है। कहीं भी हमारी ईमानदार पार्टी है, ईमानदारी से काम करते हैं, स्विस बैंकों में अकाउंट नहीं है, प्रॉपर्टियां नहीं है हमारी अनाप शनाप। तो एक तो ये कट्टर ईमानदार आदमी है। दूसरा, फौज से रिटायर हुए, देश के लिए इन्होंने गोलियां खाई हैं, आज भी 2 गोलियां इनके शरीर में है जो लेके घूमते हैं। फौज से रिटायर होने के बाद ये घर जाके नहीं बैठे, इन्होंने पहाड़ों के 10,000 बच्चों को अपने पैसे से ट्रेनिंग देके उनको फौज में भर्ती कराया, रोजगार दिलाया उनको। सोचो, ऐसा आदमी जिसके पल्ले कुछ नहीं था, कोई पावर नहीं थी, कोई इसके पास संसाधन नहीं थे, इसने आज बिना संसाधन के, बिना पावर के 10,000 बच्चों को रोजगार दिला दिया। अगर कल को ये अगर सीएम बन जाता है तो मुझे लगता है 10 लाख बच्चों को रोजगार दिला देगा ये उत्तराखंड के अंदर। केदारनाथ पे जब आपदा आई, केदारनाथ 2013 में जब ध्वस्त हो गया था,
तो सबको लग रहा था कि अब ये हो नहीं पाएगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने लिख के दे दिया था कि 5 साल बाद यात्रा शुरू हो पाएगी, 6 साल बाद। फिर इनकी टीम को बुलाया गया, ये गवर्नमेंट में ही थे उस टाइम, NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के प्रिंसिपल थे। इनकी जिम्मेदारी भी नहीं थी, इनका काम भी नहीं था। इनको बुलाया, इन्होंने 3 महीने के अंदर केदारनाथ का पुनर्निर्माण करके यात्रा चालू करा दी। कर्नल साहब, आप आर्मी से हैं, आपने गोलियां खाई हैं, आपने बोला कि मेन रीजन आपका जो आपने सीखा है आर्मी से सीखा है लीडरशिप। आर्मी में एक और चीज होती है टेकिंग ऑर्डर्स। आपको लगता है कि कल अगर आगे जाएंगे, और ये सवाल बहुत बार अरविंद जी से किया गया है, हर स्टेट में किया गया है, क्या ये रिमोट कंट्रोल सरकार होगी कि ऑर्डर आएगा दिल्ली से और आप एग्जीक्यूट करेंगे उत्तराखंड में? फौज में जब ऑर्डर्स आते हैं ना, तो ऑर्डर्स बड़े सोच समझ करके दिए जाते हैं। उससे पहले डिस्कशन होता है, उसे बोलते हैं जंगी सोच विचार। जब जंगी सोच विचार के बाद में पैरामीटर्स डिसाइड हो जाते हैं, उसके बाद हम सबका फर्ज होना चाहिए उन ऑर्डर्स को फॉलो करना। अगर ऑर्डर्स ये हो कि हेलो अजय कोठियाल, दिल्ली आओ, मेरे घर के बाहर उठक बैठक करो, वो ऑर्डर्स नहीं होते, वो होते हैं नकली उठक बैठक। वो वाले मेरे को लगता नहीं है कभी ऑर्डर्स हम समझेंगे। जैसे पिछले 4-5 महीने में मैं बात कर रहा था यहाँ लोगों से, धामी साहब कम से कम 75 बार दिल्ली गए होंगे। कोई भी छोटी से छोटी चीज हो, उनको दिल्ली जाके परमिशन लेनी पड़ती है, सारे डिसीजन वहां होते हैं। और पिछले 6 महीने में ये 2 बार मेरे पास आए हैं। जब भी जरूरत होती है मैं यहाँ आता हूं। तो हमारी पार्टी उत्तराखंड से चलती है, उनकी पार्टी दिल्ली से चलती है। वो जो दिल्ली से चलने वाली बात है वो बंद होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। ये उत्तराखंड के लोगों की इंसल्ट है कि उनका मुख्यमंत्री जो है वो सारा दिन दिल्ली बैठा रहता है। आपके जो पॉइंट है, 10 पॉइंट है, उनकी क्या टाइमलाइन रहेगी? 1000 रुपए महिलाओं को मोटे तौर पे 5 साल के लिए मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि 10 तारीख को सरकार बनेगी और 11 तारीख को सबको रोजगार भी मिल जाएंगे, 1000 रुपए भी मिलने। 5 साल लगेंगे, समय लगेगा, कुछ चीजें जल्दी शुरू होंगी। अब जैसे हम कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, बनने हो सकता है पहले तो ये बजट ही पेश करेंगे, उसके बाद बनने हो सकता है 3-4 महीने में बनने चालू हो जाएं। कुछ पहले साल में बनेंगे, कुछ दूसरे साल में, कुछ तीसरे साल में बनेंगे। गांव-गांव के अंदर दूर दराज इलाकों में हमें स्वास्थ्य सेवाएं ले जानी है, उसका पूरा खाका इन्होंने तैयार किया है कि क्लिनिक बनेगा एक गांव में, तो छोटी मोटी बीमारियां तो वहां हो जाएंगी। लेकिन जैसे कई बार इमरजेंसी हो जाती है, जब इमरजेंसी होती है तो यहाँ पे डंडी कंडी की प्रथा है, वो कंधे के ऊपर, खटिया के ऊपर ले जाते हैं उसको, पेशेंट को दूर तक चल के जाते हैं। अब ये हम ढेर सारी एम्बुलेंस खरीदेंगे, तो वो मोहल्ला क्लिनिक वाले एम्बुलेंस को तुरंत बुलाएंगे और उसको पेशेंट को एम्बुलेंस के अंदर नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाएंगे। तो इसका पूरा प्लानिंग की हुई है हमने, एक एक पॉइंट जो हमने अनाउंस किया। आपका एक और पॉइंट है कि उत्तराखंड को आप स्पिरिचुअल कैपिटल बनाएंगे इंडिया का। अब स्पिरिचुअल कैपिटल, हम हरिद्वार में है, गंगा यहीं बह रही है, दिल्ली वाले कह रहे हैं भाई यमुना तो साफ नहीं हुई, आप गंगा कैसे साफ करेंगे? यमुना मैंने बोला है, आप ही के प्रोग्राम में बोला था कि अगर 2025 तक यमुना साफ नहीं हो तो वोट मत देना मेरे को। पर अरविंद, हमने भी हमारे प्रोग्राम में बोला था, 2015 में भी आपने ये कहा। 2015 में नहीं बोला था, 2015 में मैंने कहा था यमुना साफ करेंगे, एक टाइम लिमिट नहीं थी। इस बार मैं आपको कॉन्क्रीट टाइम लिमिट दे रहा हूं, 2025 तक अगर यमुना साफ नहीं हो तो मेरे को वोट मत देना। लेकिन जो स्पिरिचुअल कैपिटल वाली बात है, उत्तराखंड में सबको पता है 4 धाम है, वो तो फेमस है, लेकिन उत्तराखंड के हर 10 कदम पे एक देवी देवता की गाथा है। अगर पूरे उत्तराखंड के इस पूरे अध्यात्म को अच्छे से पैकेज करके मार्केट किया जाए, इतने लार्ज स्केल के ऊपर टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज खोली जा सकती हैं उत्तराखंड में। हम दोनों बैठ के डिस्कस कर, हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। जो मौजूदा बच्चे हैं उनको भी मिलेगा, और जो बाहर चले गए बच्चे वो भी वापस आ सकते हैं। बहुत इमेंस अपॉर्चुनिटीज हैं, इनके साथ बैठो, इतनी कहानियां सुनाते हैं ये, जिसके जरिए अपॉर्चुनिटीज खोली जा सकती है। अरविंदन कर्नल साहब, मैं अब, क्योंकि जो आपका 10 पॉइंट एजेंडा था उस पर तो हमने बात की, अब राजनीति पे भी बात करते हैं, क्योंकि आप लड़ तो चुनाव ही रहे हैं। अब जो 70 सीट हैं, सारी 70 सीट पे लड़ रहे हैं। उत्तराखंड का एक यूनिक वो है कि जो डोमिनेंट कास्ट है, और आप कहते हैं आप कास्ट की राजनीति नहीं करते। गोवा देखिए, आपने भंडारी समाज सीएम को का फेस बनाया है, जट सिख है आपके पंजाब में। तो यहां पर आम आदमी पार्टी के पास जो सबसे डोमिनेंट कास्ट है वो अपर कास्ट है, ब्राह्मण है, राजपूत है। आपका फेस है, आपको लगता है अगर नहीं है कोई तो आपको भारी पड़ेगा? जिस आदमी ने शादी नहीं कर रखी, जो आदमी फौज में रहा है, जहां पे कि धर्म के नाम पे बोलते हैं सर्व धर्म स्थल, वहां पे सब जाकर के पूजा कर सकते हैं, वहां पे चारों धार्मिक ग्रंथ पढ़े होते हैं। जिस आदमी का पहला कमांडिंग ऑफिसर
जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल फेमस सैयद अता हसनैन राय, उस आदमी को अगर आज बोला जाए कि ब्राह्मण और राजपूत वाली बात करी जाए, उस आदमी को बोला जाए जिसने 24 आतंकवादी मारे हैं, जिसके जिंदगी में काम एक ही रहा है फौज में गोलियां ठोकना, तो उसे ब्राह्मण और राजपूत की बात करी जाएगी? ये तो मेरे को लगता है कि सर सब इसीलिए देख ही मैंने रहे कहा होंगे था अच्छे ये तरीके नेता से। नहीं है, ये अच्छे इंसान है। ये नेता और राजनीति में अलग है, क्योंकि चुनाव तो लड़ाई जा रहा है ना, उसमें ब्राह्मण राजपूत सबकी बात होगी। उत्तराखंड को इसी चीज की जरूरत है आज, और उत्तराखंड इसी की उम्मीद कर रहा है, और उसी उम्मीद को पूरा करने के लिए तो अरविंद केजरीवाल जी बार बार यहाँ पे आकर के जनता को समझा रहे हैं। आज अगर हम स्कूल बनाएंगे, उसमें ब्राह्मणों के बच्चे भी पढ़ेंगे, ठाकुरों के बच्चे भी पढ़ेंगे, दलितों के बच्चे भी पढ़ेंगे, मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ेंगे, बनियों के बच्चे भी पढ़ेंगे, क्रिश्चियंस के बच्चे भी पढ़ेंगे, सिखों के बच्चे भी, सबके बच्चे पढ़ेंगे। हम अस्पताल बनाएंगे, सबका इलाज होगा वहां पे। तो मेरी तो सभी लोगों से उम्मीद है कि हमें वोट दो, हम सबके लिए काम करेंगे। अरविंद, आप हमारे ही मंच पे थे एक हफ्ते पहले, आपने बोला था कि देखिए हम गोवा जीत रहे हैं। आपने एक सर्वे का नाम लिया था कि ये देखिए इन्होंने हमें इतनी सीट दी है। उसी सर्वे ने आपको उत्तराखंड में 0 to 1 सीट दी है। अब ये मानेंगे या उसी को कोट करेंगे? उत्तराखंड में ही हमारा पहला चुनाव है, और जब भी कोई नई पार्टी आती है उसके वोट्स को एस्टिमेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं दिल्ली का एग्जांपल देता हूं। दिल्ली में 2013 में हम चुनाव लड़े, 8 दिसंबर को चुनाव था। आप गूगल सर्च मार लो या अपने टीवी चैनल में पता कर लेना कि नवंबर के महीने में जो सर्वे आ रहे थे दिल्ली में, वो हमें 6% वोट दे रहे थे और कह रहे थे एक भी सीट नहीं आएगी, सबकी जमानत जब्त होएगी। 28 सीट आई, सरकार बन गई। तो सेफोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि कोई भी नई पार्टी होती है उसके वोट्स को एस्टिमेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। उसमें क्या होता है, हर आदमी कहता है यार मैं तो इनको वोट दे रहा हूं, पता नहीं पड़ोसी दे रहा है कि नहीं दे रहा। आज उत्तराखंड के अंदर लोग ये अगर किसी से पूछे भाई कांग्रेस को वोट क्यों दोगे, जवाब ही नहीं है। कांग्रेस का कोई एजेंडा ही नहीं है, कांग्रेस कुछ बात ही नहीं कर रही। पूछो भाई बीजेपी को वोट क्यों दोगे, कोई जवाब नहीं है, बीजेपी कोई एजेंडा ही नहीं है। आम आदमी पार्टी को वोट क्यों दोगे, सबको पता है। ये स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, ये बिजली ठीक करेंगे, इन्होंने दिल्ली में भी करी है। सबके यहां रिश्तेदार रहते हैं दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों के। तो आज आम आदमी पार्टी का एजेंडा है, तो लोग क्यों नहीं वोट देंगे? एक सीधा सा क्वेश्चन है भाई, उन दोनों को वोट देने से तो कोई फायदा ही नहीं है। उनको देके देख लिए 10-10 साल, और देके देख लें, ढर्रा तो वही रहना है। आम आदमी पार्टी को एक ट्राई करके देख सकते हैं लोग। तो आप अपनी जो लिमिटेशंस हैं उत्तराखंड में वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि क्या? नई पार्टी है, नई पार्टी है, नए फेसेस हैं, नई सोच है, नए आइडियाज हैं, नए चेहरे हैं। यही उत्तराखंड मांग रहा है। पुरानी पार्टियां, पुराने चेहरे, तंग आ चुके हैं लोग। एक और चेहरे की बात करते हैं। जो पंजाब में आपका चुनाव हो रहा है, पहले आप ही की पार्टी थी जिन्होंने सीएम फेस अनाउंस किया, पर अब जो आप सर्वेज आप कहते हैं, आप सर्वेज देखते हैं, उन्हीं के हिसाब से मांग लीजिए, फाइट आपके बीच में और पंजाब के बीच में है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है पंजाब में। अब चन्नी जी चुनाव क्षेत्र में उतर गए हैं कांग्रेस के सीएम फेस के साथ। आपको लगता है कि अब ये अनाउंसमेंट से आम आदमी पार्टी को फर्क पड़ेगा? चन्नी साहब दोनों सीट हार रहे हैं। ये आप डंके की चोट पे कह रहे हैं? आपके चैनल पे पहली ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं मैं आपको। अरे न्यूज तो हुई नहीं, आपने ब्रेक पहले ही कर दी। चन्नी साहब भदौर भी हार रहे हैं और चन्नी साहब चमकौर साहब भी हार रहे हैं। और भदौर में आपको मालूम है किससे हार रहे हैं? हमारा कैंडिडेट है लाभ सिंह उगोके। वो साइकिल के टायर के पंचर लगाता है। वो आदमी चरणजीत सिंह चन्नी को हराने वाला है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है ना अरविंद, लास्ट टाइम भी तो 2017 मेरे अपने में सर्वे भी हैं, मेरे अपने सर्वे भी बता रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। ये मैं बता रहा हूं, एक्चुअली लोग बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं इन दोनों पार्टियों से, बहुत ज्यादा। और चन्नी साहब ने तो जबरदस्त कमाल कर दिया 111 दिन के अंदर। इतना कमाल आज तक भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया शायद। उनके भतीजा या भांजा जो भी है उसने कबूल किया ईडी के अंदर कि ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे हैं और रेता चोरी के पैसे हैं। पर अरविंद, अगर किसी और पे ईडी जाए तो वो गलत है ना, मेरे पास आई थी ईडी, मेरे घर पे रेड की थी, मेरे दफ्तर में रेड की थी। उनको 10 पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं था ना, मैं तो कहता हूं पॉलिटिकल वेंडेटा करते हैं मोदी जी। तो फिर वहां पर नहीं कर रहे? ना, मेरे ऊपर भी किया, उनके ऊपर भी किया, लेकिन मेरे घर नोटों की गड्डियां नहीं मिली। उनके घर में तो मोटी मोटी नोटों की गड्डियां मिली। इतना पैसा मिला, इतनी बेशुमार जायदाद मिली, फर्जी एंट्रियां मिली, जैगुआर गाड़ियां मिली।
मेरे घर तो कुछ नहीं मिला, मैं तो कह रहा हूं फिर आ जाओ। अभी पता चला है सत्येंद्र जैन के यहाँ करेंगे, हम तैयार हैं। मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड हुई थी, हम तैयार हैं, कभी भी आ जाओ। आपको पता है कि सत्येंद्र जैन के यहाँ पे ईडी की रेड होने वाली है? बिल्कुल। अच्छा चलिए, आपको तो ये भी पता है, तो आप ये गारंटी दे रहे हैं जो इस प्लेटफॉर्म में कि चन्नी साहब दोनों सीट हारेंगे? चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं, चमकौर साहब भी हार रहे हैं और भदौर से भी हार रहे हैं। जो 10 को होगा देखा जाएगा। पर अरविंद, आप कितने सीट देते हैं उत्तराखंड में? आपने तो चन्नी साहब की तो दोनों सीटें काट दी हैं, आप अपना भी बता दीजिए यहाँ पे क्या होगा। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि एक आम उत्तराखंड का वोटर जब सोचेगा कि मैं किस पार्टी को वोट दूं, तो उसे नजर आता है कि केवल एक ही पार्टी है जो हमारे बच्चों को और उत्तराखंड को भविष्य दे सकती है। मेरे हिसाब से सरकार बननी चाहिए, बहुमत की सरकार बननी चाहिए। गारंटी लेते हैं? नहीं, गारंटी वारंटी कुछ नहीं, जो जनता का निर्णय होगा वो सर माथे पे। बस आखिरी सवाल अरविंद जी, इसी से एंड करूंगी कि क्यों है कि ऑल ऑफ अ सडन आप पे जो सरकार है फुल मोड अटैक में है? प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर आपके बारे में बोलते हैं कि आपने दिल्ली में जो किया ठीक नहीं किया, पलायन आपकी वजह से हुआ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो बस यहीं पर ही हैं, कहते हैं कि जो आपने किया वो मानवता के लिए खराब है, क्रूर था जो आपने किया। क्यों है जो कांग्रेस है वो भी आपको कह रही है कि ये तो टीम भी है बीजेपी की? पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। मैं तो काम ही कर रहा हूँ, जनता के लिए काम कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं स्कूल बनाऊंगा, ये कहते हैं केजरीवाल ऐसा। मैं कहता हूँ मैं अस्पताल बनाऊंगा, मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे को गालियां दे रहे हैं। मैंने तो क्या बिगाड़ा है बताओ इन लोगों का? ये हो सकता है कि मैं छोटा सा आदमी हूँ, ये इतने बड़े बड़े लोग हैं कि आप दिल्ली से निकल के और राज्यों में जा रहे हैं। ये काम कर दें। जैसे अब मैं हमेशा कहता हूँ, दिल्ली में आज ऐसी हालत है, लोग इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आज कोई नई पार्टी आ जाए दिल्ली में, लोग कहेंगे जी बस आपकी जरूरत नहीं है, केजरीवाल जी ख्याल रख रहे हैं, उन्होंने सारा ठीक कर रखा है, आप जाओ। अगर उत्तराखंड में इन्होंने अच्छा काम कर दिया होता, आज लोग हमें कहते जी हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप जाओ। आज अगर गोवा में इन्होंने पंजाब में अच्छा काम कर दिया होता, हमारे को घुसने नहीं देते लोग। ये लोग तो काम करेंगे नहीं, ये लोग तो चोरी करेंगे, स्विस बैंकों में पैसा ले जाएंगे, अपने रिश्तेदारों की प्रॉपर्टियां बनाएंगे। हम आके जब कहते हैं भाई हम स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, जनता के मुद्दों की तो हम ही बात कर रहे हैं, तो ये मेरे को गालियां देते हैं। चलिए अरविंद, 10 मार्च को पता चल जाएगा कि आप जाओ या आप रहो, और क्या राज्य क्या कहता है 10 मार्च को पता चलेगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू कर्नल साहब, आप आए। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया।